हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 12th का विलयन जो लेसन था, इसका अगला पार्ट हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग विलयन की परिभाषा से संबंधित बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में जाना था और हम लोग इसमें ये अगले पार्ट में देखे थे कि ठोसों की द्रव में जो विलेयता होती है, मतलब किसी ठोस को यदि हम किसी द्रव में मिलाना चाहते हैं तो कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो उन्हें इफेक्ट डाल देते हैं, उन्हें प्रभावित कर देते हैं। हमने इसके बारे में जाना था। अब हम इस पार्ट में जानेंगे आज के क्लास में कि जो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसमें जो हम जानेंगे वो है किसी गैस को द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम किसी गैस को किसी द्रव में मिलाते हैं या घोलते हैं तो कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनसे ये घोलने की प्रक्रिया में विलयन बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। काफी सरलता से हम लोग जानेंगे क्योंकि हमने मैटर को पहले ही लिख रखा है ताकि आपको सिर्फ समझा सके। सिर्फ आपको हमारे सेंटेंसों पर ध्यान देना है। यदि आप सेंटेंस पर ध्यान देते रहेंगे तो यह स्पष्ट है कि आपको पूरी बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी गैस को जब हम द्रव में मिलाते हैं, ऐसे आप व्यवहारतन तो ये बात जानते हैं कि जो गैसें होती हैं वो द्रव में घुली हुई होती हैं, द्रव में मिली हुई होती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो किसी तालाब के किनारे, किसी अन्य जगहों पर ऐसे आप बैठकर देख सकते हैं जहां पर मछलियां हो तालाब में। तो जो मछलियां होती हैं जब वो रिस्पायरेशन करती हैं, श्वसन करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं, सांस लेती हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब मछलियां छोड़ती हैं तो वो बुलबुले के रूप में बाहर आता हुआ दिखाई देता है। तो इतनी बात से तो आप समझ सकते हैं कि द्रव के अंदर भी गैसें मिली हुई होती हैं। बट हम कुछ गैसों को अलग से द्रव में मिलाते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत। आइए देखते हैं यहाँ पर। इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में से फर्स्ट स्टेप इसका जानेंगे कि गैस तथा द्रव की प्रकृति। जो गैस होता है और जो द्रव होता है, दोनों की जो नेचर होती है वह कैसा होना चाहिए कि वह उसमें घुल जाएगा या मिल जाएगा। तो देखते हैं, जो द्रव गैस से क्रिया कर लेती है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो द्रव से क्रिया करती हैं और कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो द्रव से क्रिया नहीं करती हैं। बट हमें ये जानना है यहाँ पर कि जो द्रव गैस से क्रिया कर लेती है, कुछ ऐसे द्रव जो गैसों से क्रिया कर लेते हैं या द्रव में आयनित हो जाते हैं, मीन्स दैट अपने आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वे द्रव में आसानी से विलेय हो जाते हैं। विलेय, घुल जाना। तो हमने अभी जाना इसको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अमोनिया होती है NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि कुछ ऐसी गैसें हैं जो द्रव में विलेय हो जाती हैं या आयनिक हो जाती हैं, घुल जाया करती हैं। जैसे NH3 एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया। NH3 को जब हम जल में डालते हैं, घोलते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। NH4OH के रूप में चेंज हो जाया करता है। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है और जल, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलना, जब इसको जल में मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जब द्रव मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो जाया करता है। तो ये बात याद रखेंगे कि गैस तथा द्रव की प्रकृति। अगर गैस और द्रव दोनों की प्रकृति ऐसी हो कि दोनों ही एक दूसरे में विलेय हो सकते हैं, तभी ऐसा हो पाना संभव हो पाएगा कि दोनों का विलयन तैयार हो सके।
इसमें एक नोट्स के रूप में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आयनित हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में आयनित हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर आप जल में डाल देंगे तो वह हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपको जब अगला लेसन पढ़ाया जाएगा वैद्युत अपघट्य के बारे में, तो इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो वैद्युत अपघट्य बनाए जाते हैं उसमें HCl को डालकर वैद्युत अपघट्य बनाने का सबसे बेहतर तरीका होता है। अब इसमें ये जाने कि जब हम HCl को जल में डालते हैं तो HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है, आयनित हो जाता है, अतः जल में विलेय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में विलेय माना जाता है, याद रखेंगे इसको। फिर दूसरा है, रक्त में जो हमारा ब्लड होता है, ऑक्सीजन आसानी से घुल जाती है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है बड़ी सरलता से घुल जाती है, और क्योंकि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन Hb मींस दैट हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो आपका जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अगर हम ये बात करें यहाँ पर, यदि ऑक्सीजन ले लें प्लस हीमोग्लोबिन ले लें, तो जब इसकी क्रिया होती है तो क्रिया होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन ब्लड में विलेय माना जाता है। पहला हम लोगों ने जाना गैस तथा द्रव की प्रकृति, गैस और द्रव की नेचर कैसी होनी चाहिए कि वो उसमें विलेय हो जाएगा, इसके बारे में। अब दूसरा ताप, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो कैसे इस पर इफेक्ट अपना डालता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई गैस द्रव में घुलती है, अगर हम किसी गैस को पानी में, द्रव में या किसी प्रकार का लिक्विड ले लेते हैं, द्रव हो हमारा, हम उसमें घोलते हैं या घुलती है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, उसमें से ऊष्मा बाहर आती है, अर्थात गैस का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा मुक्त होती है, उस प्रक्रम को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से ऐसे जान सकते हैं। इससे गैस और द्रव, जब किसी गैस में द्रव को मिलाया जाता है तो गैस द्रव का एक घोल तैयार होता है, विलयन जिसे कह सकते हैं, और उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। इस बात को समझने के लिए एक नियम यहाँ पर लिया जाएगा, जिस नियम को हम कहते हैं ला-साते-लिए के नियम। ला-साते एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना एक नियम दिया आंशिक दाब से घोल के संबंध, जो एक मोलों से संबंधित अभिक्रिया, उसमें ताप से संबंधित इन्होंने अपना नियम दिया, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ताप बढ़ाने से, यदि हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें या किसी विलयन को घोलते समय उसका ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है या उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर ताप में कमी हो। ताप यदि हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उधर की ओर विस्थापित होगी, बढ़ेगी, अग्रसर होगी जिधर ताप में कमी हो जाए। अतः ताप बढ़ाने से अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाती है। हम ताप बढ़ा रहे हैं और अभिक्रिया उस दिशा में जा रही है जिधर ताप कम है। इसका मतलब अभिक्रिया जो है हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अधिक ताप की ओर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो कम ताप की ओर जा रही है, मींस दैट पश्चिम दिशा में जा रही है। तो पश्चिम दिशा में जाती है, अर्थात ताप बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। अर्थात ताप बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता, याद रखेंगे, यदि किसी गैस को द्रव में मिलाना चाहते हैं और ऐसा अगर कर दिया जाए, या तो गैस का ताप अधिक हो या द्रव का ताप अधिक हो, और हम उसमें मिलाना चाहते हो तो उसमें कम मात्रा में मिला सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, यदि हम कमरे के ताप पर मींस दैट 25 डिग्री सेल्सियस पर
एक पात्र में जल ले लेते हैं और दूसरे पात्र में हम 50 डिग्री सेल्सियस या उससे प्लस या अधिक कह सकते हैं अधिक ताप पर जल ले लेते हैं। हम दोनों में ही अब उसमें अमोनिया गैस को मिलाना चाहते हैं, NH3 गैस को मिलाना चाहते हैं। एक का ताप कम है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का ताप अधिक है 50 डिग्री सेल्सियस, जल का ताप बताया जा रहा है। अब उसमें दोनों में अमोनिया को मिलाना है। ये बात याद रखेंगे कि जल का ताप बढ़ने पर या द्रव का ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिशीलता बढ़ जाती है और उनके बीच में स्पेस भी अधिक हो जाया करता है कुछ मात्रा में। तो हम उसमें जब किसी गैस को घोलना चाहेंगे तो गैस का भी ताप अधिक हो जाएगा। जब गैस का ताप अधिक हो जाएगा तो ये बात याद रखेंगे, गैस के अणुओं की गतिशीलता, गैस का ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी हम उसको कम से कम मात्रा में घोल पाएंगे। इसलिए द्रव का ताप बढ़ाने पर गैस की जो विलेयता होती है घट जाती है, या कहेंगे कि द्रव का घुलना उसमें कम हो जाता है, द्रव कम मात्रा में उसमें घुलेगा। तो यही है कि यहाँ पर अर्थात ताप बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है या घट जाती है। यहाँ पर नोट्स में एक बात बताई जा रही है कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी हमने बताया ताप जब बढ़ाएंगे तो गैस के जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है। गैस के अणु द्रव से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो किसी के अंदर गतिशीलता बढ़ जाने की वजह से वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, या किसी पात्र में भरे हुए हैं तो पात्र की दीवार पर तेजी से दबाव डालेंगे, तेजी से प्रेशर डालेंगे, प्रयास करते हैं। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, याद रखेंगे इस बात। अब हम तीसरा पॉइंट जानते हैं। इससे पहले हम लोग 2 पॉइंट जान चुके हैं कि प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला गैस तथा द्रव की प्रकृति, दूसरा हम लोगों ने जाना ताप। तो ये भी जाने कि ताप बढ़ाने से किसी द्रव में गैस की विलेयता घटती है, याद रखेंगे स्पष्ट। तीसरा, द्रव विलयन में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। द्रव विलयन में किसी अन्य हम तीसरे पदार्थ को मिलाना चाहते हैं। जैसे हमने कोई द्रव का विलयन बना लिया है, अगर हम उसमें कोई तीसरा पदार्थ मिलाना चाहते हैं या चौथा पदार्थ मिला देना चाहते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखेंगे। द्रव विलयन में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से या किसी अन्य पदार्थ को मिलाने से, उपस्थिति से विलेयता कम हो जाती है। अगर द्रव में पहले से कोई पदार्थ मिला हुआ है और उसको मिलाने पर हम कोई अन्य पदार्थ उसमें मिलाना चाहते हैं तो उसकी विलेयता घट जाएगी। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिर वही बताया जाता है शरबत की कहानी कि यदि आप चीनी और पानी का घोल बना लें ग्लूकोज की तरह से और उसमें कोई तीसरा पदार्थ हम उसमें घोलना चाहें, 2 घोल चुके, तीसरा अन्य घोले, तो जो तीसरे की घुलने की उसमें गति होगी वो थोड़ा मंद पड़ जाएगी। याद रखेंगे कि किसी विलयन में किसी अन्य पदार्थ को अगर घोलना चाहते हैं तो बिना उसमें घोले हुए जितने गतिशीलता के साथ वो घुलेगा, अब उसमें विलयन बना लेने के बाद हम उसमें घोलेंगे तो उसकी गतिशीलता घट जाती है। यहाँ पर याद एग्जाम्पल के तौर पर शीतल पेय में जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। NaCl डालने पर यदि कोल्ड ड्रिंक्स आप मार्केट से लेकर आए और उसमें नमक डाल दें तो CO2 बाहर आने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर आने लगती है। विलय नहीं होना चाहता है उसमें से, उसकी विलेयता घट जा रही है उसमें। चौथा स्टेप हम लोग जानेंगे दाब, प्रेशर। पहला यहां से देखते चले आए, 3 स्टेप देखें, चौथा स्टेप हम लोग जानेंगे इसमें। दाब बढ़ाने पर अणु पास आ जाते हैं और विलेयता घट जाती है। यदि हम दाब अधिक कर दें, दाब को अधिक बढ़ा दें तो जो अणु होते हैं विलयन के या द्रव के वो काफी करीब आ जाते हैं और जब काफी पास आ जाएंगे तो उसमें जो घुलना होता है उसका घुलना घट जाता है या विलय होना घट जाता है। याद रखेंगे इसको। दाब बढ़ाने पर अणु पास आ जाते हैं और विलेयता बढ़ जाती है। विलेयता जो होती है बढ़ जाया करती है। जैसे
यदि हम किसी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ में, जैसे अंडर हाई प्रेशर के ऊपर ही, अंडर हाई प्रेशर उच्च दाब के कारण ही कोल्ड ड्रिंक्स में पदार्थों को मिला करके भरा जाता है, जिसके वजह से जैसे ही हम शीतल पेय का ढक्कन खोलते हैं उसमें से गैस बाहर को निकलती है। तो यही होता है कि दाब उसका बढ़ा दिया जाता है, दाब बढ़ा करके उसमें जरूरत से ज्यादा या उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें प्रेस करके हम उसमें अन्य पदार्थों के अन्य गैसों को मिक्स कर सकते हैं। हेनरी नियम के अनुसार इसको समझाया जाता है। हेनरी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस नियम को, इस चीज को दाब के आधार पर कि दाब डालने पर विलेयता जो है बढ़ जाती है, इसको समझाया उन्होंने। कैसे? किसी गैस का, हेनरी का नियम है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसका P लिया गया है, विलयन में उपस्थित मोल अंश, विलयन में जो भी मोल अंश उपस्थित है उसको x मान लिया गया है कि समानुपाती होता है। मतलब आंशिक दाब P समानुपाती होता है उसमें विलयन में उपस्थित मोल अंश x के। इस तरह कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P समानुपाते x। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस मोल अंश, विलयन में उपस्थित उस मोल अंश x के समानुपाती होता है। जैसे ही हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर एक नियतांक प्राप्त होता है k बेस h, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ kh हेनरी नियतांक है जो ताप तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ताप कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो हमने ताप के बारे में और प्रकृति के बारे में समझाया है। तो यही दोनों पर वो डिपेंड करता है कि वह कितना विलेय होगा और कितना अविलेय होगा या कम विलेय होगा। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की, किसी गैस की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग इससे जुड़ी हुई अगली चीज जानेंगे। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।